हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित सिंह एंड आज हम लोग लेने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स का जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका जो हम लेक्चर 4 लेने वाले हैं वन शॉट सीरीज़ का, जिसके अंदर आज हम अपना चैप्टर नंबर 3B जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको पूरा आज हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिस पे आज अपना जो चैप्टर 3 है वो फिनिश हो जाएगा एंड अपना चैप्टर 4 हम लोग चालू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना ये जो चैप्टर इसका वेटेज कितना है। तो इसका जो टोटल वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर वो 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना 8 मार्क्स। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, फिर भी आप ये मतलब बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके ज़्यादा याद रटने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आप सारी चीज़ें लिख लोगे। ठीक है, एंड अगर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो पेपर में आ सकती है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो चैप्टर इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं ताकि चैप्टर को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक रबर होता है। ठीक है, एक रबर होता है। देखो, रबर जो है अगर मान लो जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मान लो मेरा ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है और ये भी मेरा हाथ है। देखो, अब मैं जितना अपने हाथ में दम लगाऊंगा, जितना ज़्यादा दम लगाऊंगा उतना ही ज़्यादा जो है ये रबर घींचा जाएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये चेंज हो जाएगा, इसका मतलब बेसिकली घिंचा जाएगा। ठीक है, और जितना मैं कम दम लगाऊंगा उतना ही कम बेसिकली ये जो रबर है वो कम घिंचाएगा। हो सकता है मान लो मैं इसको एकदम सुकड़ा भी सकता हूँ, एकदम दबा भी सकता हूँ। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ की वजह से, मतलब एक फोर्स की वजह से दूसरे जो चीज़ रहती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे एक रबर रहता है उसको खींच देते हैं हम लोग, तो उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो हम अपने प्राइस जो है, हमारी जो प्राइस है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कितना भी चेंज कर देते हैं, मान लो 20% हमने प्राइस को चेंज कर दिया। अब उस वजह से हमारी जो डिमांड होगी, हमारी जो बेसिकली जो डिमांड होगी वो कितनी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमें क्वांटिटी वाइज नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी जो डिमांड है, मान लो हमने 20 रुपये कर दी, हमने प्राइस 20 रुपये कर दी, तो इस हिसाब से मतलब बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमको ये बताता है कि अगर मान लो हमारी जो प्राइस है वो 50% बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी जो डिमांड होगी वो कितनी बढ़ेगी, क्या वो भी 50% बढ़ जाएगी या फिर वो 100% या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, या फिर वो बढ़ेगी ही नहीं, या फिर बहुत कम बढ़ेगी, या फिर मतलब बेसिकली ये जो चेंजेस आएंगे डिमांड के अंदर वही अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है वो मतलब ये अपना जो प्रीवियस चैप्टर था उसको कंप्लीट करता है। क्यों कंप्लीट करता है कि देखो, पिछले चैप्टर जो अपना था डिमांड एनालिसिस, उसमें हमें ये सी बताया गया है कि अपना जो डिमांड है बेसिकली जो है वो बेसिकली के मतलब प्राइस और जो अदर फैक्टर उसके वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, कि अगर हम लोग प्राइस को चेंज कर दें, ठीक है, मान लो प्राइस को कम कर दें तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, बट ये नहीं बताया गया कि प्राइस को हम लोग कितना चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो हम लोग 1 रुपया चेंज करते हैं प्राइस में, तो क्या डिमांड भी सिर्फ एक ही बढ़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर बढ़ेगी ही नहीं। ये बेसिकली जो डिमांड की जो इलास्टिसिटी है, जो चेंजेस है, उसी को बेसिकली इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ठीक है, तो देखो लिखा है कि इन प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था कि हमने डिमांड एनालिसिस लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने, जिसमें बताया गया था कि जो प्राइस और जो अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या कि अगर प्राइस को कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड को कम करेंगे मतलब बेसिकली प्राइस को बढ़ा देंगे तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था। लेकिन देखो, अपना जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये नहीं हमें मतलब बेसिकली सॉरी, अपना जो लॉ ऑफ डिमांड है उसने हमें ये नहीं बताया कि हमारा जो डिमांड है, अगर प्राइस के अंदर हम लोग चेंज लाते हैं तो हमारा जो डिमांड है वो कहाँ तक चेंज हो सकता है, मतलब कितना कम हो सकता है या फिर कितना बढ़ सकता है। उस वो सारी चीज़ें जो है हमारा जो लॉ है वो बताने में फेल हो जाता है। ठीक है, तो यही हम बोला गया है कि जो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है हमें ये बताने में कि जो क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वान्टिटी डिमांडेड में, कि मतलब कितनी प्राइस बढ़ जाएगी तो उस हिसाब से कितनी डिमांड जो है वो कम या फिर बढ़ेगी, वो बताने में फेल हो जाता है। तो इसलिए जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो थे उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, इस कंसेप्ट को बताया कि इसकी मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि अपनी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ेगी प्राइस के चेंज होने की वजह से या फिर जो अदर फैक्टर उसकी वजह से भी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या, मतलब देखो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है एक चीज़ से, मतलब कोई एक चीज़ की वजह से दूसरे चीज़ को रिस्पॉन्स करना। मतलब क्या कि देखो जैसे कि अगर मैं आपको चाकू घोंपूंगा, ठीक है, मैं अगर आपको चाकू घोंप दूंगा तो आपको दर्द होगा, ठीक है। तो उस चाकू घोंपने की वजह से आपने एक रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अब आपको कितना ज़्यादा दर्द होगा, जैसे मान लो अगर मैं आपको मतलब पेट में घोंपूंगा तो आपको बहुत दर्द होगा, मान लो आपके हाथ में घोंपूंगा तो पेट से थोड़ा कम दर्द देगा। मतलब बेसिकली ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है, चेंजेस जो आ रहे हैं आपके दर्द के अंदर, वो उस हिसाब से आ रहे जिस तरीके से मैं बेसिकली चेंजेस ला रहा हूँ अपने अटैक के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इसी को रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर मान लो अपना जो एक वेरिएबल होता है जो अपना प्राइस होता है, और जो दूसरा वेरिएबल अपना जो डिमांड होता है, ठीक है। तो अगर प्राइस के अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंज लाते हैं, कितना चेंज लाते हैं, मान लो 50% हमने प्राइस बढ़ा दी, पहले 10 रुपया था 15 रुपया कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी जो डिमांड होगी वो कितनी बढ़ जाएगी या फिर कितनी घट जाएगी, ठीक है। या फिर मतलब बेसिकली इसके अंदर जो चेंज आएगा, इसमें जो रिस्पॉन्सिवनेस आएगा उसी को बताता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जो चेंजेस आएंगे, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और जो प्राइस होता है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं या फिर जो अदर फैक्टर्स होते हैं बेसिकली उसके वजह से जो अपने डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको अच्छे से समझाया, यहाँ पर डेफिनेशन दी है, इसको आपको याद कर लेना है, पेपर में लिखने में मतलब काम आएगा, ठीक है। पेपर में लिखना पड़ता है डेफिनेशन के पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, जैसे ये मान लो ये इंट्रोडक्शन हो गया अपना, फिर डेफिनेशन देते हो, उसके बाद अंदर के जो भी पॉइंट्स देते हैं वो लिखते हो आप, ठीक है। तो पॉइंट्स अपना जो बेसिकली जो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो क्या कहता है, तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब किसी चीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है या फिर बहुत कम भी हो सकती है, ठीक है। बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये मतलब इस अकॉर्डिंग टू मतलब बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जो डिमांड है, बेसिकली जो अमाउंट डिमांडेड जो है वो मतलब बेसिकली राइज भी कर सकती है, तो बहुत ज़्यादा भी मतलब ग्रेटली भी राइज कर सकती है, और स्मॉलली यानी थोड़ी सी भी बढ़ सकती है, अपनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। कब, जब अपने जो प्राइस है उसके अंदर बेसिकली फॉल आएगा, बेसिकली फॉल मतलब बेसिकली कम अपना जो प्राइस हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की, तब उस हिसाब से जो है अपने जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितनी राइज हो जाएगी या फिर कितनी कम हो जाएगी, यही अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है अपने को, ठीक है। एंड आगे लिखा है कि एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, यानी अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल भी हो सकती है, मच और लिटिल यानी बहुत ज़्यादा भी कम हो सकती है या फिर बहुत थोड़ी सी ही कम भी हो सकती है अपनी डिमांड। कब कब फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस, जब अपनी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलने का सिंपल मतलब है, दो यहाँ पर चीज़ें बात की गई है। सबसे पहला बोला ये गया है ये कि देखो अपनी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है या फिर बहुत कम भी बढ़ सकती है, मतलब थोड़ी सी भी बढ़ सकती है, ठीक है। कब, जब अपनी जो डिमांड मतलब बेसिकली जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसके साथ में इसकी जो अदर वाइस वर्सा, कि अगर ऐसा भी हो सकता है मान लो कि अपनी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा भी कम हो सकती है या फिर थोड़ी सी भी कम हो सकती है, जब अपना जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कितना चेंज होगा वही सारी चीज़ें जो है अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ें होती है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहला जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो होता है इनकम इलास्टिसिटी। मतलब क्या कि अपनी जो इलास्टिसिटी जो है, मतलब बेसिकली इलास्टिसिटी मतलब क्या, रिस्पॉन्सिवनेस, कि अपनी जो डिमांड है वो किसके वजह से चेंज हो सकती है। तो देखो पहली बात तो प्राइस की वजह से तो चेंज होगी ही, कि अपना जो प्राइस है वो तो अफेक्ट करेगा ही अपने डिमांड को, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी डिमांड कम होगी, जितनी प्राइस कम होगी उतनी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। बट और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि अपनी डिमांड को जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको चेंज लाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेसिकली अदर फैक्टर्स में सिर्फ दो ही फैक्टर्स का नाम लिया गया है। सबसे पहला है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली कि अपना जो इनकम है, जैसे अगर मान लो आप पहले 10,000 कमाते थे बट अब आप जो है वो 15,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई है, तो इस हिसाब से आपकी जो डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसी को बोला गया है इनकम इलास्टिसिटी। तो अब कितनी आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्या जितना आपका प्राइस बढ़ा है उतनी ही आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर बेसिकली इसी चीज़ को हम बेसिकली इसके अंदर बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी के बारे में समझ लेते हैं कि इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली। मतलब क्या कि देखो
यहाँ पर ये बोला गया है कि अपना जो बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी है उसका मतलब ये है कि जो डिमांड जो होता है, क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है किस चीज़ के ऊपर, जो भी चेंज आता है इनकम के अंदर, यानी अपनी जो इनकम है, ठीक है, वाई को हम लोग इनकम से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो मान लो आपकी जो इनकम है वो चेंज हो जाती है, तो उस वजह से आपकी जो क्वांटिटी है उसमें कितना मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस आता है, यानी चेंज आते हैं, तो उसी को इनकम इलास्टिसिटी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। और जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे अपना प्राइस हो गया, ठीक है, और बाकी के जो अदर फैक्टर्स है, ठीक है, आपका टेस्ट हैबिट, वो सारी चीज़ों को जो है हम लोग ये मान के चलते हैं वो अनचेंज यानी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, बस अपना जो इनकम है वही अफेक्ट करेगा, तो ऐसे टाइम पर इसको इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी इलास्टिसिटी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को बेसिकली यूज़ करते हैं। मे बी अभी तक आपको इलास्टिसिटी नहीं समझ आ रहा होगा इलास्टिसिटी क्या है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अभी आप लोग बस पढ़ते जाओ, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब क्या, ये देखो ई वाई अपना इनकम इलास्टिसिटी है, वाई को हम लोग इनकम बोलेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम या फिर इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये इसको हम लोग निकालने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, कि देखो सबसे पहले हमारा जो डिमांड है वो कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपकी जो इनकम थी वो पहले 10,000 थी, बट अब 15,000 हो गई है, ठीक है। तो आपका जो टोटल कितना चेंज आ गया है आपकी इनकम के अंदर, ठीक है, कितना चेंज आया है। तो देखो यहाँ पर पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक तरीके से। देखो ये जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज किसी भी चीज़ के अंदर आता है तो उसको हम लोग इस ट्रायंगल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, ये बाकी चीज़ें आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम की चीज़ें नहीं है, ओके। आपको बस इतना याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जांपल के लिए भी आप पेपर में लिख सकते हो, जैसे मान लो आपकी जो इनकम है वो 50% बढ़ गई, ठीक है, 50% इनकम बढ़ गई है, ठीक है। अब 50% इनकम बढ़ गई मतलब पहले आप 10,000 कमाते थे, अब 15,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। तो 50% इनकम आपकी बढ़ गई, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर अब आपकी डिमांड कितनी आपने चेंज की है, मान लो पहले आप कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी, पहले मान लो आप 5 खरीदते थे, बट क्योंकि अब आपकी इनकम बढ़ चुकी है तो अब आप 7 खरीद रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली कितना 7 खरीद रहे हो या फिर मान लेते 10 खरीद रहे हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपने कितना परसेंट चेंज ला दिया, तो मान क्योंकि यहाँ पर आपने डबल कर दिया है इसको सीधा, पहले आप 5 खरीदते थे आप 10 खरीद रहे हो, तो डबल कर दिया, यानी 100% आपने चेंज ला दिया इसके अंदर, ठीक है। 100% का चेंज आ गया है। अगर मान लो आप 2.5 का चेंज लाते तो बेसिकली यहाँ पर होता 50% इधर भी हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पर हमने 100% का चेंज लाया है तो यहाँ पर अब देखो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अपनी इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो देखो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो अपनी जो टोटल बेसिकली जो इलास्टिसिटी है वो है, अब मतलब इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 2 है, ठीक है। अब बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी 2 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर मैं आपको इसकी मदद से समझा देता हूँ कि अगर 2 आता है तो क्या होता है। देखो आगे चलते थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपना जो इनकम है, अगर मतलब बेसिकली अपनी जो इनकम इलास्टिसिटी है, मतलब बेसिकली कोई भी अपनी जो इलास्टिसिटी जो होती है जब 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होती है, तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब अपनी जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, जो इलास्टिसिटी है जो है अगर वो 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पर हमारी इलास्टिसिटी 2 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो हम लोग प्राइस को मतलब बेसिकली प्राइस सॉरी इनकम को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, कितनी इनकम बढ़ा देते, अगर एक मान लो क्वांटिटी हम लोग इनकम की बढ़ा देते तो अपना जो डिमांड होगा उसकी 2 क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर मान लो इसके अंदर 1 चेंज लाते तो इसमें 2 चेंज आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मान लो ये 1 चेंज हमने लाया तो इसमें जो है 2 चेंज आ गए, यहाँ पर 2 चेंज आ गए, यहाँ पर 1 ही चेंज आया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कितना चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हाँ भाई इनकम इलास्टिसिटी जो है अपनी जो है वो 2 बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से भी एग्जाम्पल के मैंने समझा दिया है, ओके। तो यहाँ पर मे भी आपको समझ आ गया होगा इनकम इलास्टिसिटी क्या है। ऐसे ही अपना जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी भी हो सकती है। मतलब क्या, पॉजिटिव जैसे अभी हमने 2 निकाला तो यहाँ पर अपनी जो इनकम इलास्टिसिटी जो है वो 2 निकल गई। बट अगर इसका मान लो उल्टा हम लोग करते तो मतलब क्या कि अगर मान लो यहाँ पर अपनी जो इनकम है अगर वो नेगेटिव में आ जाती, ठीक है,
बेसिकली नेगेटिव में यहाँ इसका मतलब ये है कि देखो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रेफिन का वो जो बताया था ना पैराडॉक्स, जेफिन पैराडॉक्स, उसमें क्या हुआ था कि अगर मान लो कोई चीज़ जैसे ब्रेड थी, ठीक है, कि लोग जो है अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो उल्टा डिमांड जो है ब्रेड की वो कम करके उसके बदले में मीट खरीदना चालू कर देते हैं उन लोग, ठीक है, जो मीट होता है उसको खरीदना चालू कर देते हैं, ब्रेड को नहीं खरीदते, ठीक है। तो वहाँ पे उल्टा जो है वो नेगेटिव में चला जाता है डिमांड, तो उसको हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर ये होता है कि नेसेसरी गुड जो रहते हैं, मतलब जैसे अपना जो नेसेसरी आइटम्स जो होते हैं वहाँ पर देखोगे तो चाहे हमारी इनकम कितनी भी बढ़ी जाए, मतलब मान लो अगर 1 लाख रुपए भी कमाना चालू कर दो, तब भी अगर मान लो जो मेडिसिन है, ठीक है, जो बुखार की गोली जो है आपको जितनी ज़रूरत है, मान लो आपको तबीयत खराब है तभी आप खरीदोगे, ये तो नहीं है कि भाई 1 लाख रुपए तो जाकर 50,000 रुपये का आप दवाई खरीद के लेके आ जाओगे, घर के अंदर रखोगे, बोले बहुत पैसा खरीदते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स बताए गए हैं। एक पॉजिटिव जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप इनकम बढ़ेगी तो आपका वो भी बढ़ जाएगा। नेगेटिव में क्या होता है, बेसिकली जो जेफिन पैराडॉक्स वाला था कि जो अपने बेसिकली हम लोग जो है चीप इन्फीरियर गुड्स को नहीं खरीदते, ठीक है, तो वहाँ पर उल्टा कमी हो जाता है, अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं अब वो नहीं खरीदेंगे, हम लोग दूसरा कुछ खरीदेंगे। और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि नेसेसरी आइटम्स जो होते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, तो ऐसे टाइम पर इनकम बढ़ भी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी जो इलास्टिसिटी है वो ज़ीरो ही रहती है। ज़ीरो इलास्टिसिटी का मतलब ये है बेसिकली कि जब अपनी इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर बोला जाएगा कि अपनी इलास्टिसिटी ज़ीरो का मतलब क्या है कि चाहे कितना भी आपकी इनकम बढ़ जाए, आपकी जो डिमांड है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ज़ीरो इलास्टिसिटी का मतलब ये है। और नेगेटिव में क्या होता है कि आपकी नेगेटिव के अंदर, यानी कि आपकी जो इलास्टिसिटी जो है वो 1 से भी कम है, यानी 1 से कम मतलब नेगेटिव के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपकी जो इलास्टिसिटी, क्योंकि नेगेटिव में, तो ऐसे टाइम पर जो है अगर मान लो आप अपनी प्राइस को जो है वो कम कर देते हो, तो बेसिकली आपकी जो इनकम है अगर वो कम हो जाएगी, तो ऐसे टाइम पर जो है बेसिकली जो है डिमांड उल्टा और मतलब बेसिकली बढ़ने के बदले कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब सॉरी मैं क्या बोल दिया, अगर मान लो मतलब ज़ीरो नेगेटिव इनकम में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो बढ़ भी जाए तब भी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी नहीं, उल्टी वो कमी और हो जाएगी। आप बोलोगे भाई अब मैं ये नहीं खरीदूंगा, मैं दूसरा खरीदूंगा, जैसे आईफोन मान लो, अगर आपकी इनकम बहुत बढ़ जाती है तो आप बोलोगे अब भाई एंड्रॉइड नहीं खरीदूंगा, एंड्रॉइड के उल्टा आप डिमांड कम कर दोगे, ये नहीं बोलोगे भाई अब पैसा बहुत है तो एक काम करते हैं 2-3 एंड्रॉइड खरीद लेते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे अब आईफोन खरीदते हैं, ठीक है, उसकी डिमांड हम लोग हटा देते हैं एंड्रॉइड की, तो वैसे ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो अपना बेसिकली टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अपने प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसकी वजह से चेंज हो रही है, मतलब मान लो ये दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। देखो ठीक है, ये जैसे मान लो ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट ए है, ये इसकी जो डिमांड है वो खुद के प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है, ये दूसरे के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्रॉस बेसिकली इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तब ये किस तरीके से होता है, तो देखो ये बेसिकली दो ही कंडीशंस में हो सकता है, या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे या तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। जैसे कि कार और फ्यूल को देख लो, ठीक है, ये कार है और ये फ्यूल, ठीक है। तो कार और फ्यूल है, अब जैसे मान लो अपनी जो बेसिकली फ्यूल जो है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, अचानक से फ्यूल जो है उसकी जो कीमत है वो 50% बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो 100 रुपये का फ्यूल है तो अब 150 रुपये का फ्यूल मिल रहा है, ठीक है। तो 50% प्राइस बढ़ चुकी है, 150 रुपये अब मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अपनी जो कार रहेगी उसकी डिमांड कितनी चेंज होगी, जैसे अगर मान लो उसकी जो डिमांड है वो 10% चेंज हो रही है। मान लो पहले लोग जो है वो मतलब बेसिकली जैसे मान लेते हैं पहले जो लोग हैं वो 100 गाड़ियाँ खरीदते थे, तो अब सिर्फ 90 गाड़ी ही खरीद रहे हैं, यानी 10 गाड़ी कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 10% का चेंज आएगा इसके अंदर, या मतलब क्या कि अगर हम लोग 50% प्राइस को बढ़ा देंगे फ्यूल को, तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड है उसकी जो डिमांड है वो 10% कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी इलास्टिसिटी किस तरीके से निकलेगी, तो यहाँ पर देखो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला देखो क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, उसका यहाँ पर सीधा से लिखा हुआ है कि देखो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर लिखा, फिर चेंज, ठीक है, चेंज हम लोग ट्रायंगल से लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ए, ठीक है, यानी कि क्या कि अपना जो परसेंटेज है वो चेंज हो रहा है कितना, क्वांटिटी डिमांडेड ए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज अपना जो है, उसके बाद चेंज अपना ट्रायंगल,
उसके बाद इन प्राइस ऑफ बी, यानी प्राइस जो है बी का, अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे तो आपको पता चल जाएगा आपकी इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करें, जैसा मान लो, जैसा अभी एग्जांपल दिया था कि अपना जो प्राइस डिमांड कितना चेंज हो रहा है, 10% हो रहा है। ठीक है, और अपना जो प्राइस है वो 50% चेंज हो रहा है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा बेसिकली, देखो 5 2 जा आ जाएगा 10 और देन 0 आ जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 जो है अपना बेसिकली इलास्टिसिटी आ जाएगी। मतलब क्या कि यहाँ पर अपनी जो इलास्टिसिटी जो है, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो 0.2 है, यानी 1 से कम है। तो ऐसे टाइम पर होता क्या है, बेसिकली ये है कि अगर मान लो आपकी जो डिमांड है वो 10 हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब बेसिकली सॉरी डिमांड नहीं, अपना जो फ्यूल जो है उसकी जो प्राइस है वो 10, मतलब क्वांटिटी में अगर बात करें तो अगर प्राइस को हम लोग 10 क्वांटिटी बढ़ा दें तो ऐसे टाइम पर अपनी जो डिमांड होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी ही कम होगी। ठीक है, 0.2 है इसलिए 2 ही, मतलब बेसिकली सिर्फ 2 ही क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है। ओके, मे बी आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ें यहाँ पर बोलनी जा रही है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये जो इलास्टिसिटी जो है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो डिमांड है वो कितनी कम या फिर ज़्यादा होगी आपके दूसरे जो फैक्टर्स है उसके चेंज होने की वजह से। जैसे यहाँ पर उसके बाद देखो यहाँ पर अपना जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, देखो एक यहाँ पर बोला गया है कि अगर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो जो अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी जो है उसके अंदर बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, कि अगर जैसे अगर मान लो 50% जो है प्राइस बढ़ जाती है किसी एक गुड की, तो ऐसे टाइम पर अपनी जो डिमांड है वो जो है, मतलब वहाँ कर अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो अपनी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी उतनी ही, मान लो उतनी या फिर जितनी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर अपनी पॉजिटिव होती है। बट नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होती है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर जैसे कार और फ्यूल का ही हमने देखा, तो अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या अपनी कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, अपनी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो नॉन रिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे अपना कार है, ठीक है, कार हो गया एंड देन बुक हो गई। ठीक है, तो बुक की प्राइस बढ़ जाने से क्या अपनी कार की डिमांड कम या ज़्यादा होगी? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे बुक कितना भी महंगा हो जाए, कार को क्या मतलब है उससे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अपनी जो इलास्टिसिटी है वो जीरो हो जाएगी, तो इसी को जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी बोली जाती है। ठीक है, मे बी आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ है क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पर अपना ये दूसरा टाइप भी हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा टाइप जो है, जो कि अपना मेन जो टाइप है वो है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आपकी जो प्राइस है उसके अंदर चेंज आने की वजह से, यानी प्राइस मान लो बढ़ गई तो उस हिसाब से आपकी जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा चेंज होगी, यानी कितनी कम होगी या फिर कितनी ज़्यादा होगी, उसी को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in quantity demanded of a commodity to given proportionate change in its price only। मतलब क्या कि जो भी चेंजेस आए, प्रोपोर्शनेट चेंज यानी क्या कि अगर प्राइस के अंदर मान लो हमने 50% का चेंज लाया, ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी चेंज आया है, मतलब मान लो उधर भी 50% भी हो सकता है, या फिर जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी उसके अंदर अपनी जो डिमांड है उसके अंदर चेंजेस आए हैं प्राइस की वजह से, सिर्फ प्राइस ही की वजह से, ओनली सिर्फ प्राइस की वजह से, तो ऐसे टाइम पर इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पर प्राइस को यहाँ पर पी से डिनोट नहीं किया गया है, आपको सीधा से यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी जो है इसको सीधा हमने इसी तरीके से ईडी ही लिख दिया गया है। ठीक है, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको हम लोग डायरेक्टली ईडी ही लिख देते हैं, पी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज, यानी अपना परसेंटेज चेंज होगा कितना क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर डिवाइडेड बाय परसेंटेज जो रहेगा अपना चेंज जो होगा प्राइस के अंदर। ठीक है, बेसिकली चेंज को हम लोग सी नहीं पी ट्रायंगल लिखेंगे एंड देन पी। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका जो इलास्टिसिटी है प्राइस की वो कितनी है, कि अगर कितना प्राइस चेंज करेंगे तो उस हिसाब से अपनी जो डिमांड है उसके अंदर कितना चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला में भी आपको समझ आ गया होगा, सिम्बॉलिकली इस तरीके से दिखाना है इसको। ओके, अब देखो बेसिकली ये जो अपनी प्राइस इलास्टिसिटी है ये टोटली 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मतलब मे बी आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा, बट अभी यहाँ पर इसकी जब आप टाइप्स पढ़ोगे अब यहाँ पर सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और यही मेन टॉपिक है, क्योंकि पेपर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड इसके हाई चांसेस है आएगा ही। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चैप्टर, मतलब ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो ये जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब बेसिकली अपनी जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो टोटल 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 5 तरीके से अपनी प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसको याद रखने का जो शॉर्ट कोड है वो है पूरी। ठीक है, जो अपनी पानी पूरी की जो पूरी होती है उसको उस तरीके से आपको शॉर्ट कोड को याद रखना है। ठीक है, क्या ऑमलेट बन गया, कोई नहीं। ठीक है, तो ये अपना पूरी हो गया। ठीक है, तो पूरी है PUR जो है उसी से अपना टोटल 5 है। देखो P से 2 है एंड R से 2 है और U से अपना एक ही है।
तो पी से अपना परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड फिर उसके बाद आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एंड लास्ट में आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो टाइप है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अब इसका मतलब क्या होता है। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि जब आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है जब इन्फिनाइट आ जाती है। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, देखो इन्फिनाइट का मतलब होता है ये कि अगर मान लो आप थोड़ा सा भी चेंज लाते हो अपने प्राइस के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 10% चेंज ला देते हो, मान लो 10% जो है आपकी प्राइस कम हो गई। ठीक है, उस 10% के चेंज हो जाने की वजह से आपकी जो डिमांड है वो अचानक से मान लो इन्फिनाइट हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उस चेंज को ही बेसिकली अगर मान लो इन्फिनाइट चेंज आ जाता है तो इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। जैसे मान लो आईफोन है, ठीक है, अपना जो आईफोन है, ठीक है, आईफोन उसकी जो मान लो प्राइस जो है जैसे अभी 1 लाख 1.5 लाख चल रहा है। ठीक है, 1.5 लाख चल रहा है, उसकी जो मान लो प्राइस जो है हम लोग कम करके जैसे मान लो 1 लाख का कर देते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है हम लोग 50% कम कर दिया। ठीक है, मतलब 50 नहीं सॉरी 30% जो है इसका जो प्राइस हमने कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो है क्योंकि हमने इसका जो बेसिकली जो प्राइस है उसके अंदर थोड़े से हमने चेंजेस लाए, उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसकी जो डिमांड है वो हो जाए इन्फिनाइट हो जाए, कि पूरी दुनिया के लोग मतलब पूरी इंडिया सब लोग ही मतलब बेसिकली आईफोन खरीदने लग जाए या फिर सब लोग खरीदने लग जाए, इसकी डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए। इन्फिनाइट का मतलब होता है बेसिकली कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, कि कोई लिमिट ही नहीं है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, तो बेसिकली इसी को इन्फिनाइट बोलेंगे। तो जब आपकी डिमांड जो है इन्फिनाइट निकलती है तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, बेसिकली असली में रियलिटी में पता नहीं होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि वेन अ स्लाइड और जीरो चेंज इन प्राइस, यानी कि थोड़ा सा या फिर बिल्कुल ना बराबर चेंज भी अगर हम लोग प्राइस के अंदर कर दे, ब्रिंग अबाउट अ इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, यानी क्या कि जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा हल्का सा भी अगर हम लोग चेंज कर दे प्राइस के अंदर और उसकी वजह से अगर इन्फिनाइट चेंज हो जाता है डिमांड के अंदर, तो इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है कि हल्की सी भी प्राइस में थोड़ा कम कर दो तो डिमांड अचानक से बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत मतलब इन्फिनाइट हो जाएगी, तो इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज़ ओनली अ थेरोटिकल कंसेप्ट, ये सिर्फ थेरोटिकल है, रियलिटी में ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हल्का सा चेंज कर दोगे। जैसे आईफोन ही है, अगर उसमें सिर्फ आप 10% मान लो चेंज कर दोगे प्राइस, तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के सारे लोग खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़े बहुत डिमांड बढ़ जाएगी बट इन्फिनाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया, ये थेरोटिकल खाली कंसेप्ट है, तो बस एक टाइप है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना अगर इन्फिनाइट आ जाता है तो इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली का मतलब होता है बेसिकली कि एकदम सही तरीके से। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या कि आपकी डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल ही ना बराबर हो जाएगी, परफेक्टली मतलब जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो जैसे कि अगर आपकी प्राइस जो है बेसिकली अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा कम करते हो, ठीक है, मान लो 20% आप प्राइस को कम कर देते हो, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच रहे हो, तब भी अगर आपकी डिमांड जो है वो उतनी की उतनी ही रह जाती है, कोई चेंज ही नहीं आता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ के अंदर, कि देखो ये जो अपना ग्राफ है, ठीक है, तो पहले जो अपनी प्राइस थी वो ये थी। ठीक है, बट अब क्या कर दिया, मान लो आपने प्राइस को बढ़ाकर इतना कर दिया, तो अभी भी आपकी जो डिमांड है वो इतनी की इतनी ही है। ठीक है, मतलब इसी डी पॉइंट पे ही है, ये जो क्वांटिटी है अपनी इसी पॉइंट पर है। ठीक है, मान लो अब आपने क्या किया, प्राइस को इस जगह पे कर दिया, यानी प्राइस को कम कर दिया, तब भी आपकी जो डिमांड है वो यहीं पे ही है। यानी मान लो जैसे नेसेसिटी जो प्रोडक्ट्स होती है वहाँ पर होता है ऐसा, जैसे मान लो मेडिसिन की बात करें, ठीक है, तो कितनी भी आपकी जो प्राइस है वो बढ़ गई फिर भी आप उतनी ही डिमांड कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पर जो है बोला जाएगा कि यहाँ पर इलास्टिसिटी जीरो है, यानी कितनी भी प्राइस को ऊपर नीचे करो आपकी डिमांड जो मतलब जो डिमांड है उसमें कोई भी चेंज ही नहीं आएगा, उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं, जिसमें जब अपनी जो इलास्टिसिटी जो होती है वो जीरो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि कितना भी प्राइस के अंदर चेंज कर दो किसी कमोडिटी के अंदर और उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी भी चेंज नहीं होती है, जीरो की जीरो ही रहती है उसकी, मतलब जीरो मतलब डिमांड जीरो नहीं रहती है, चेंजेस जीरो रहते हैं उसके अंदर, तो ऐसे टाइम पर बोल देते हैं कि वो जो बेसिकली वो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम लोग अपना जो फॉर्मूला उसके हिसाब से देखें, जो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से देखें, तो अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, देखो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी जीरो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है,
और इसको डिवाइड कितना करना है, हमने 20% प्राइस को कम कर दिया, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो अपना जीरो ही आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो या फिर उस नीचे भी जीरो रहेगा तो ऐसे टाइम पर अपना जो आंसर है वो जीरो ही आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो जीरो ही आंसर आ जाएगा, यानी अपनी जो इलास्टिसिटी जो रहेगी वो जीरो हो जाएगी, यानी इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ओके, उसके बाद तीसरा जो टाइप है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 1 आ जाती है, 1 का मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि क्रॉस में भी या फिर मैंने उसमें बताया था इनकम इलास्टिसिटी में, कि अगर मान लो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 1 आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जितना अगर आपका प्राइस चेंज होगा, यानी अगर मान लो 50% आपने प्राइस को बढ़ा दिया तो उसी हिसाब से 50% जो है आपकी जो डिमांड है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ के अंदर, कि मान लो आपकी प्राइस जो थी वो पहले इस जगह पे थी, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अब आपने इसको 50% कम कर दिया, यानी आधा कम कर दिया, 10 रुपये की चीज़ जो है वो 5 रुपये में आप दे रहे हो, तो ऐसे टाइम पर जो डिमांड जो पहले इस जगह पे थी, अब वो जो डिमांड है वो इस जगह पे आ गई है, ठीक है। तो पहले मान लो आप 5 क्वांटिटी खरीदते थे तो आप 10 क्वांटिटी खरीदोगे, ठीक है। तो जितनी प्राइस के अंदर चेंज आएगा उतनी ही डिमांड के अंदर भी चेंज आ जाएगा, तो ऐसे टाइम पर इसको हम लोग जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। यूनिटरी का मतलब क्यों यूनिटरी, यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 आती है, कैसे 1 आती है, तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। यानी क्या, कि अगर मान लो कोई परसेंटेज चेंज, यानी कुछ चेंज हम लाते हैं किसके अंदर, अपने प्राइस के अंदर, तो उतनी ही चेंज, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब बेसिकली कि जितना उसके अंदर चेंज हुआ है उतना ही इसके अंदर भी चेंज हो जाता है, किसके अंदर, डिमांड के अंदर, तो इसको बोल दिया जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्यों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 50% मान लो फॉल प्राइस होता है, तो इसकी वजह से अपनी जो डिमांड है वो भी 50% बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, कि कितना परसेंट अपना, पहली बात तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस आए, तो 50% का चेंज आया है, और एंड अपना जो प्राइस है वो उसके अंदर कितना चेंज आया, चाहे वो कम चेंज हो या ज़्यादा चेंज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चेंज कितना है, ठीक है। यानी मतलब क्या, कि अगर प्राइस बढ़ गई है 50% से या फिर प्राइस कम हो गई है 50% से, उससे हमें मतलब नहीं रखना है, आपको इतना बस याद रखना है कि भाई कितना चेंज आया है, ठीक है। तो 50% का चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1, तो क्योंकि यहाँ पर 1 आता है और अपनी जो इलास्टिसिटी है वो 1 हो जाती है, तो 1 बेसिकली हम लोग इसको यूनिटरी भी बोल सकते हैं, एक ही यूनिट आ रहा है तो इसी को हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं, ठीक है। और जब 1 आ जाता है इसका मतलब यही होता है कि बेसिकली जितनी आपकी प्राइस में चेंजेस आएंगे उतनी ही परसेंटेज चेंज जो है आपकी डिमांड के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो अब फोर्थ जो टाइप है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको पहले बता दूंगा इसके बाद पढ़ेंगे पॉइंट को। तो देखो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है, देखो इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, कि चेंज आना, ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो प्राइस है वो जितना आपने चेंज लाया, ठीक है, जैसे अगर मान लो अपने प्राइस को जो है वो 50% बढ़ा दिया, ठीक है, जो पहले चीज़ आप जो है मतलब बेसिकली बढ़ा दिया नहीं, सॉरी कम कर दिया मान लो, तो जैसे मान लो कोई चीज़ पहले 10 रुपये की थी तो अब 5 रुपये में आप दे रहे हो, ठीक है, तो प्राइस को आपने 50% कम कर दिया, ठीक है, 50% कम कर दिया है, उस चेंज की वजह से आपकी जो डिमांड है वो मान लो 100% बढ़ गई। यानी पहले मान लो आप जो थे वो 10 क्वांटिटी खरीदते थे, लेकिन अब 20 क्वांटिटी खरीद रहे हो, ठीक है, एक ही बार में 100% का चेंज आ गया है, यानी कि आपकी जो डिमांड है वो 100% चेंज हो गई है और प्राइस बस 85% चेंज हुआ है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो बेसिकली आपकी जो इलास्टिसिटी जो है ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। क्यों रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, तो देखो जब आपकी इलास्टिसिटी जो रहती है डिमांड की वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी जैसे यहाँ पर इस केस में 2 आया है, ठीक है, तो क्योंकि 2 आया यानी ये 1 से ज़्यादा है, 2 1 से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो 1 से ज़्यादा है, यानी क्या, कि अगर मान लो आपकी डिमांड में एक चेंज आता है तो यहाँ पर 2 बार चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। और इसका ही उल्टा हो जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में, क्या होता है कि जितना आपका प्राइस में चेंज होता है उसका आधा चेंज जो है, बेसिकली आधा बोल सकते हो कि उस हिसाब से उसका आधा जो चेंज है वो उसकी डिमांड में हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है हमने क्या किया 50% फिर से कम किया है, ठीक है, वही वापस से 10 का चीज़ 5 में बेच रहे हैं, ठीक है, 50% फिर से कम किया है, बट उसकी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ी है, तो वो सिर्फ 25% बढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो है अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0.5
फाइव आ जाएगा, यानी कि ये 1 से कम आ जाएगा, ठीक है, 1 से कम आ जाएगा। तो ऐसे टाइम पर जब 1 से कम आ जाएगा, वैसे कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा कोई भी आंसर, ठीक है, मतलब माइनस में नहीं आता है, क्यों, किसी भी कोई भी नंबर को आप डिवाइड कर लो, ठीक है, मतलब अगर 2 पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी नंबर को डिवाइड कर लो, 0 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, बट कभी भी 0 से नीचे नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव में कोई भी पॉइंट नहीं जाता है, ये याद रखना, चाहे नीचे बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि क्योंकि यहाँ पर देखो अब 0.5 आ चुका है, यानी ये 1 से कम है, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 5 रुपये कर देते हो 10 से, तो आपकी जो डिमांड होगी वो कितनी बढ़ेगी, तो वो सिर्फ 2.5% ही बढ़ेगी, ठीक है, मतलब बेसिकली कि अगर पहले मान लो आप जो थे वो 5 क्वान्टिटी डिमांड करते थे, तो अब कितनी क्वान्टिटी डिमांड करोगे, तो 7.5 क्वान्टिटी डिमांड करोगे, ठीक है, मतलब बेसिकली इस तरीके से। या फिर मान लो पहले आप 10 डिमांड करते थे, तो अब आप 20 नहीं करोगे, अब बेसिकली आप जो है वो सिर्फ 15 ही डिमांड करोगे, ठीक है, क्यों, बेसिकली 0.5% ही डिमांड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज आप डिमांड जो है प्राइस को आप कम करोगे, उतना ही जो है उसका आधा जितना भी चेंज हुआ है, मतलब मान लो 50% का चेंज हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 25% का ही चेंज होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होते हैं, वहाँ पर डबल हो जाता था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, तो यहाँ पर आधा हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको ये समझ आ गया होगा क्या है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखो यहाँ पर कुछ मेथड्स बताए गए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, मतलब प्राइस की जो इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की, उसको मेज़र करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, मेथड बताए गए हैं। एक तो अपना वही अपना जो नॉर्मल मेथड जो है, यानी अपना रेशो और परसेंटेज मेथड, जो कि अभी हमने देखा कि अपना रेशो निकालो, बेसिकली ये जो फॉर्मूला उसके हिसाब से कि जो भी डिमांड में चेंजेस आए हैं और जो अपना प्राइस में चेंजेस आए वो डाल दो, आपको पता चल जाएगा आपकी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो मेथड है उसको रीड कर लेते हैं। तो रेशो और परसेंटेज मेथड, बेसिकली ये रेशो और परसेंटेज मेथड में क्या है, तो रेशो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर राल्फ मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज चेंज डिमांड में हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो अपने को आ जाएगा बेसिकली अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो जो परसेंटेज चेंज ये जो मेथड है इसको हम लोग अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अरिथमेटिक मेथड भी बोला जाता है अपना परसेंटेज मेथड को। तो प्राइस इलास्टिसिटी इसको हम लोग मेजर इस फॉर्मूला से करते हैं कि प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसको हम लोग सिम्बॉलिकली इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, मैथमेटिकली द अबव फॉर्मूला कैन प्रेजेंट एज अंडर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि अब देखो, क्योंकि ये जो बात है ये परसेंटेज की बात है, यानी क्या कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है मान लो 20 रुपये थी, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 20 रुपये थी, एंड अब उसकी प्राइस कितनी हो गई है, 25 रुपये हो गई है। तो कितने परसेंट का चेंज आ गया है इसके अंदर, 25% का चेंज आ गया है, ठीक है। 25% की बात करें तो 25% का चेंज आ गया है। बट यहाँ पर एक और भी तरीका होता है जहाँ पर आपको परसेंटेज को निकालना नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी अब जैसे यहाँ पर आपको परसेंटेज सोचना पड़ेगा, भाई कितना परसेंटेज इसका हुआ होगा, ठीक है। तो बिना परसेंटेज के भी आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, जो कि ये एक तरीका है। बेसिकली देखो यहाँ पर आप जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको डिवाइड कर देते हो क्वांटिटी, बेसिकली देखो अपना जो चेंज इन डिमांड जो है, बेसिकली जो चेंज इन डिमांड जो है उसको डिवाइड कर दोगे आप लोग चेंज इन मतलब बेसिकली जो टोटल क्वांटिटी उससे, एंड उसके बाद आप डिवाइड उसे करोगे किसके साथ में, चेंज इन प्राइस जो है उसको डिवाइड कर दोगे अपना जो बेसिकली जो ओरिजिनल प्राइस है उससे, ठीक है। तो इसको अगर आप उल्टा कर देते हो अपने ये जो अपना बेसिकली ये जो है इसको उल्टा कर दोगे, मतलब क्या है देखो मैं आपको इधर समझा देता हूँ, इधर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मतलब क्या है कि इसको हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ में, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ये साइड भेज दें तो इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली अपना ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो ऊपर पी आ जाएगा और चेंज इन प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग जो है बिना परसेंटेज निकाले भी जो है अपना जो इलास्टिसिटी है वो निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि मान लो अपना जो प्रोडक्ट की जो प्राइस थी पहले 20 रुपये थी और अब 25 रुपये हो चुकी है, ठीक है। तो पहले 20 रुपये थी माइनस कर देंगे, अब कितनी होगी, 25 रुपये होगी, यानी चेंज कितने का आया, तो चेंज आया 5 रुपये का, ठीक है। तो ये 5 रुपये अपना चेंज है, ठीक है, किस चीज़ का, प्राइस का चेंज इन प्राइस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिमांड की, तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो अपना जो डिमांड है उसके अंदर चेंज कितने का आया है, तो 1 का चेंज आया है, ठीक है। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया है, 1 इसके अंदर कम हो गया है, ठीक है।
तो हम लोग चेंज लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। पहले चेंज कितना है अपना, क्वांटिटी डिमांडेड 1 डिवाइडेड बाई कितना है अपना, बेसिकली अपना डिमांड कितना था टोटल, तो अपना टोटल डिमांड 10 था, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, अपना प्राइस टोटल कितना था 20 था, एंड और चेंज कितने का हो गया 5 का हो गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी क्या कि अगर हम लोग इसको करेंगे, देखो इसको 10 बेसिकली 10 टू जा अपना 20 हो जाएगा, एंड ये 1 हो जाएगा, एंड देन इसको डिवाइड करेंगे तो अपना 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपनी जो इलास्टिसिटी है वो 1 से कम है, ठीक है। अपनी जो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम है, तो यानी कि ये जो इलास्टिसिटी है बेसिकली अपनी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है अपनी। ओके, तो मे भी आपको ये समझ आ गया, मतलब बेसिकली अपनी रिलेटिवली ये इन इलास्टिक डिमांड है। ओके, तो ये अपना बेसिकली मैथमेटिकल मतलब बेसिकली अपना रेशो एंड परसेंटेज मेथड से हो गया, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है, तो देखो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो आप जो है क्वांटिटी डिमांड करते थे कितना 10, ठीक है, आप 10 चीज़ खरीदते थे, ठीक है, मतलब मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उसको 10 क्वांटिटी में खरीदते थे, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप कि उसकी प्राइस कितनी है, मतलब एक क्वांटिटी की प्राइस कितनी है। मान लो एक क्वांटिटी जो है आपको 10 ही रुपये में मिलता है, 10 रुपये में एक क्वांटिटी मिलता है, तो इस हिसाब से आपका टोटल खर्चा कितना लगा है, ठीक है। टोटल खर्चा कितना लगा है आपका वो आप पता करोगे। जैसे अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल खर्चा जो है 100 रुपये लगेगा, ठीक है, आपका एक बार का, ठीक है, मतलब बेसिकली ओरिजिनली। बट अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, अब मान लो क्या हो गया, अब हम लोग जो डिमांड है वो कितना कर रहे हैं, अब मान लो 20 कर रहे हैं हम लोग डिमांड, और इसकी प्राइस जो है वो कम होकर मान लो 8 रुपया हो गई है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो 8 टू जा 16 आएगा और 0 तो 160 आएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो पहले वाले से और अभी वाले में जो है अपनी जो बेसिकली जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम और ज़्यादा का फ़र्क है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इसको कंपेयर करके हमको पता चल जाएगा कि अपनी जो इलास्टिसिटी जो है प्राइस की वो बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक है, ठीक है। ये परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं होता है, ये बस ये 3 ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो रिलेटिवली इलास्टिक होगा, या फिर वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, या फिर वो यूनिटरी इलास्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर रीड करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे कोई मान लो प्रोडक्ट था, ठीक है, जिसकी पहले प्राइस थी 6 रुपये, ठीक है, पहले 6 रुपये का था, एंड उसको हम लोग डिमांड करते थे 60, मतलब बेसिकली 10 करते थे, तो टोटल अपना जो एक्सपेंडिचर है खर्चा कितना लगता था 60 रुपये, ठीक है। बट अब क्या हुआ, हमने डिमांड उसको कम कर दी, बेसिकली सॉरी डिमांड नहीं, ये प्राइस है एंड ये डिमांड है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो अब उसकी हमने प्राइस कम करके 5 रुपया कर दी है, ठीक है। तो अब हम कितना मांग रहे हैं, अब हम इसकी डिमांड कर रहे हैं 20, यानी क्या कि अब जो बेसिकली है इसकी डिमांड जो है हम ज़्यादा कर रहे हैं 20 कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली 100 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। 5 टू जा 10 एंड 0 तो 100 हो गया। ओके, तो अब क्योंकि देखो यहाँ पर हो गया रहा है कि ये जो अपना पुराना वाला जो था वो कम है एंड ये ज़्यादा है, यानी क्या कि जब अपना जो ये बेसिकली चेंज आया है, और इस चेंज को अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले वाले से, और अगर ये बेसिकली हमारा जो पिछले वाला जो है उससे अगर ये ज़्यादा रहता है, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे टाइम पर हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो बेसिकली इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक है। मतलब रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है, वैसी वही वाली चीज़, ठीक है, इसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक बोल देंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर इसी को बोलते हैं कि बेसिकली आपका जो पहले टोटल एक्सपेंडिचर लगा था और उसको अगर आप कंपेयर करोगे, मतलब बेसिकली यहाँ पर 100 है एंड इसको अगर आप कंपेयर करोगे अपने 60 वाले से, तो क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसलिए बोलेंगे आपकी जो इलास्टिसिटी जो है वो भी मतलब बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे इसको, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो अब आपकी जो प्राइस है आपने 4 रुपये कर दी, ठीक है, 4 रुपये अब अपने प्राइस कर दी, ये दूसरे प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बी है, ओके, तो वो अपने प्राइस 4 कर दी है इस प्रोडक्ट की, और इसकी जो डिमांड है वो कितनी 30 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12 आएगा, तो अपना इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हम लोग 12 मतलब 120 डिमांड कर रहे हैं, मतलब 120 अपना टोटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, ठीक है। अब इसकी हमने प्राइस कितनी कर दी, कम करके 3 कर दी, 3 रुपीज़ में आप बेचेंगे। अब टोटल जो डिमांड इसका हो रहा है वो हो रहा है 40 डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि अब इसका 40 डिमांड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120, ठीक है, 4 3 जा 12 ही आता है, ठीक है। तो 120 ही हो जाएगा अपना वापस से। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है, यानी 120 और इक्वल है 120, यानी अपनी जो इलास्टिसिटी जो होगी
वो इक्वल हो जाएगी 1, ठीक है। मतलब बेसिकली इक्वल है, दोनों एक ही है, सिमिलर ही है, तो इसलिए यहाँ पर अपनी इनकम बेसिकली अपनी जो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो बी कमोडिटी है यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे सिचुएशन की बात करें, 3 केसेस दिए गए हैं, तो तीसरे केस में देखें तो अपने जो सी कमोडिटी यानी तीसरा जो प्रोडक्ट है उसकी अगर बात करें प्राइस की, मान लो वो 2 रुपये का मिलता है, 2 रुपये का अगर मिलता है तो उसकी जो हम लोग डिमांड करते हैं वो कितने करते हैं, 50, ठीक है। तो 5 टू 10 हो जाएगा, यानी 100 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंडिचर अपना लगता है, ठीक है। बट अब वही चीज़ जो है वो 1 रुपये की अब हो गई, ठीक है, 1 रुपये का हो गया, तो ऐसे टाइम पर अब कितनी डिमांड करें, मान लो आप 60 डिमांड कर रहे हैं तो इसका प्राइस कितना हो गया, 60 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंपेयर करें तो ये जो 100 है वो ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली 100 जो है वो ज़्यादा है और 60 कम है, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से है कि अपना जो 60 है यानी जो बेसिकली जो है मतलब बेसिकली जो नया चेंज आया है वो जो है वो कम है, एंड अपना जो पहले का जो बेसिकली जो पुराना जो प्राइस था उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा है। तो इस टाइम पर अपना क्या हो जाएगी, अपनी जो इलास्टिसिटी जो रहेगी वो कम होकर 1 हो जाएगी। बेसिकली मतलब बेसिकली कम, 1 से कम बोलेंगे हम लोग कि जितना हमको पहले मिल रहा था उससे हमें उल्टा कम ही मिल रहा है अभी इलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर इसको बोल देंगे, ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोल देंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से हम 3 तरीके से मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से जो है हम लोग अपनी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इसको भी उन्होंने ही किया है। तो इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, मतलब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है एक्सपेंडिचर टोटल। तो उस हिसाब से कंपेयर करके हमको पता चलता है कि अपनी जो इलास्टिसिटी है वो कौन सी है, रिलेटिवली है या फिर रिलेटिवली इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक है, ठीक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक आप लोग ये याद रखना है, इन इलास्टिक बोला है मतलब क्या कि जितना चेंज हो रहा है उससे कम हो रहा है, ठीक है। एंड रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या, जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और यूनिटरी में तो इक्वल ही हो जाता है 1, ओके। तो देखो लिखा है यहाँ पर इसका फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर जो है अपना निकलेगा कैसे, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी डिमांडेड, तो अपना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 केसेस बताए गए कि जब व्हेन गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले मतलब बेसिकली अपना टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जब 1 से ज़्यादा रहेगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला गया इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया कि जब 1 से ज़्यादा रहेगा अपना जो भी इलास्टिसिटी जो है, तो ऐसे टाइम पर बोल दिया जाएगा कि अपनी जो इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक है, ठीक है। 1 से ज़्यादा कैसे रहेगा, तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझा दूँ कि देखो 1 से ज़्यादा का मतलब ये है कि देखो अगर आप 100 को, ठीक है, बेसिकली अगर आप जैसे 100 है, ठीक है, तो उसको अगर आप डिवाइड करते हो 60 से, ठीक है, अगर हम लोग बेसिकली मतलब 60 और 100 को डिवाइड करें तो वहाँ पर देखो कितना आएगा, 60 को और 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, वो 1 से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से 1 से कम नहीं आएगा, तो ऐसे टाइम पर जो है उसको हम लोग, क्योंकि 1 से ज़्यादा आएगा कोई भी नंबर, जो भी नंबर आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा, तो ऐसे टाइम पर वो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो अब जैसे ये 120 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो अपना जो बेसिकली डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, तो वहाँ पर देखो तो अपनी जो इलास्टिसिटी है जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, यानी क्या कि 60 है, यानी अभी जो नया प्राइस है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे जो पुराना प्राइस था उसके साथ में, ठीक है, मतलब नए प्राइस को हम लोग पुराने प्राइस के साथ डिवाइड करना है। देखो ऊपर में क्या करता कि जो अपना नया प्राइस 100 था और पुराना प्राइस 60 था, तो हमने डिवाइड किया तो पॉजिटिव मतलब बेसिकली 1 से ज़्यादा नंबर आ रहे थे, बट क्योंकि यहाँ पर अब जो नया प्राइस है वो 60 है, मतलब नया जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 7 है और जो अपना पुराना जो एक्सपेंडिचर था वो 100 रुपया था, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कम आएगा, कुछ 0 पॉइंट में आएगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो बेसिकली अपना जो, क्योंकि इलास्टिसिटी 1 से कम है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोली गई है, ओके। मैं भी आपको समझ आ गया हो, दोनों को डिवाइड करना रहता है कि जो न्यू जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइड कर देंगे जो ओल्ड एक्सपेंडिचर है उसके साथ में, ठीक है। तो न्यू जैसे यहाँ पर 100 था तो उसको डिवाइड करेंगे 60 में तो आ जाएगा, ठीक है। मैं भी आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ें हैं। उसके बाद तीसरा जो बेसिकली अपना जो मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का, वो होता है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। यानी क्या कि आप बेसिकली ग्राफ बनाकर भी किसी चीज़ की इलास्टिसिटी को निकाल सकते हो कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले लिखा है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो है हैज़ डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी डिमांड। इन्होंने एक और मेथड भी निकाला जो कि ये है
विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बेसिकली ग्राफ के अंदर से पॉइंट्स डिनोट करके बेसिकली अपना जो इलास्टिसिटी जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो द रेशो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर अनएबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो इस फार्मूले की वजह से जो है हम लोग बेसिकली इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो फार्मूला काफ़ी मतलब बेसिकली आपको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको बता देते। देखो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेसिकली प्राइस का वो क्या है, तो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट एल जो है अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबोव अ गिवन पॉइंट, ठीक है। बेसिकली इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको तो देखो यहाँ पर बेसिकली ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का मतलब ये होता है कि देखो जैसे कि ये आपका एक कर्व है, बेसिकली अपना ग्राफ है। तो इसके अंदर अपने जो मान लो अपना जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। पी अपना मान लो ये पॉइंट है, ओके। तो ऐसे टाइम पर अपना अपर सेगमेंट कौन सा, ये वाला अपर सेगमेंट है एंड देन ये वाला लोअर सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया जिससे मान लो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है इसका मान लो नाम है बी और इसका नाम है ए इस पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी बी जो है इसको डिवाइड कर देंगे अपने पी ए के साथ में, यानी अपर लोअर सेगमेंट को जो है इसके सॉरी पी ए, तो लोअर सेगमेंट जो है उसको डिवाइड कर देंगे अपर सेगमेंट के साथ में। तो अपना जो बेसिकली पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं भी आपको समझ आ गया होगा कर्व का ये क्या पॉइंट है, ओके। तो अब देखो बेसिकली अपना ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी जो है उसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है लीनियर डिमांड कर्व और एक होता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। दोनों क्या है तो उसको समझा देता हूँ। तो व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, यानी लीनियर मतलब बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन जब हम निकाल कर कोई इसी डिमांड कर्व को निकालते हैं तो उसको हम लोग लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। तो अ स्ट्रेट लाइन वी एक्सटेंडेड, ठीक है, we extended a demand curve to meet the y-axis at A and x-axis at B। यानी क्या कि हम लोग जो है डिमांड कर्व जो है, ये जो कर्व है, ठीक है, इसको कर्व बोला जाता है एक ग्राफ के अंदर। तो ये जो कर्व है इसको हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं कि ये A से निकलता है, यानी ये जो y एक्सिस है वहाँ से A से निकलेगा एंड ये जो B एक्सिस है वहाँ पर ये B को मिल जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के इधर ये जो पॉइंट बी है वहाँ पर जाकर ये मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्स एक्सिस इज जीरो एंड वाई एक्सिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब देखो अगर मान लो अपनी जो प्राइस है वो इस पॉइंट पर होती है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर अपनी प्राइस होगी, मतलब बेसिकली ये जीरो वाले पॉइंट पर अगर प्राइस होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो ऐसे टाइम पर अपनी जो डिमांड होगी बेसिकली देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई चीज़, किसी चीज़ की जो प्राइस है वो ज़ीरो है, ठीक है, किसी चीज़ की प्राइस ज़ीरो है, तो ऐसे टाइम पर उस पॉइंट पर अपनी जो डिमांड होगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है कि देखो अपनी प्राइस यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, इस पॉइंट पर ज़ीरो प्राइस है, तो यहाँ पर बेसिकली अपनी जो डिमांड होगी वो इन्फिनाइट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिटरी, बेसिकली यूनिटरी सॉरी बोल रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जीरो है। जैसे मान लो आईफोन अगर आपको ₹0 में मिल जाए, फोकट में मिल जाए, तो क्या आप मतलब सब लोग खरीदने लग जाएंगे, सब लोग उधर भीड़ लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसके बाद बोला गया है कि देखो अब ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है, लेट अस अज्यूम ए बी इज़ अ डिमांड कर्व एंड इज लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली ये जो टोटल अपना जो कर्व है वो 8 सेंटीमीटर का है, हम लोग ये मान के चलते हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व कैन बी मेजरेड एज फॉलो। मतलब क्या कि अब इसको हम लोग इस तरीके से डिमांड कर्व को बांट सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे बांटेंगे, तो देखो इसको हम लोग ऐसे दो दो हिस्से में बांटेंगे, यानी यहाँ पर 2, फिर ये 4, फिर ये 6 और देन ये 8, ठीक है। तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर का अपना बन जाएगा टोटल, ओके। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो एट पॉइंट पी, यानी ये जो अपना पॉइंट पी है वहाँ पर अपनी पॉइंट बेसिकली इलास्टिसिटी कितनी होगी, पहले इसको निकालते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया था कि जो अपर अपना जो लोअर जो सेगमेंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग अपर सेगमेंट के साथ में, ठीक है। तो लोअर सेगमेंट मतलब बेसिकली पी से लेकर जो टोटल नीचे तक जो वाई एक्सिस तक जा रहा है, यानी पॉइंट बी तक, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 4 मतलब बेसिकली देखो यहाँ से 4 से लेकर मतलब बेसिकली पी से लेकर बी तक कितना पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इधर का, 2 सेंटीमीटर इधर का, ठीक है। तो टोटल 4 सेंटीमीटर पॉइंट पी बी जो है वो है। उसके बाद पी ए जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 1, यानी कि बेसिकली अपना जो ये पॉइंट ए जो है मतलब पी जो है उसकी जो इलास्टिसिटी जो है, पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो 1 है, बेसिकली मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। उसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की, यानी अगर बात करें हम लोग पॉइंट
P1 की बात करें, ठीक है, P1 जो है पॉइंट यानी P1। अब इसकी बात करें तो इसकी इलास्टिसिटी कितनी है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो वही सेम फॉर्मूला, पहले PB को डिवाइड करेंगे, PB कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड PA कितना है 6 सेंटीमीटर, आपको पता है यहाँ का 2 सेंटीमीटर फिर 2 फिर 2 तो 6 सेंटीमीटर हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, यानी कि ये क्या है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली 1 से भी कम है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो गई। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग बेसिकली P2 को निकालें, यानी अपना ये जो P2 वाला पॉइंट है इसको निकालें, तो ये कैसे निकलेगा, तो वैसे ही करेंगे, पहले PB को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर टोटल 6 सेंटीमीटर का ये हो गया, फिर PA को डिवाइड करेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर का है, तो 2 1 जा 2 3 जा तो 3 यहाँ पर आ गया, यानी कि क्या ये 3 जो है ये 1 से ज़्यादा, यानी कि ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो गया अपना, ठीक है, 1 से ज़्यादा है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, मे बी आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग जो है लीनियर मेथड से हम लोग एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की मदद से जो है अपना जो डिमांड बेसिकली अपना जो इलास्टिसिटी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। मे बी आपको पॉइंट मेथड समझ आ रहा होगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P1 PB में भी आपको सर चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली 3 ही पॉइंट है, मेनली यहाँ पर 3 ही पॉइंट है। तो एट पॉइंट ये जो A वाला जो पॉइंट है इस जगह पर वहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। क्यों इन्फिनाइट है, क्योंकि वहाँ पर अपनी जो प्राइस है वो 0 है, एंड प्राइस 0 है तो डिमांड इन्फिनाइट है, ठीक है। मे बी आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर ये भी मे बी अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर आगे चीज़ें लिखी गई है कि एट पॉइंट ए द पॉइंट इलास्टिसिटी इज इन्फिनाइट, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। एट पॉइंट बी द पॉइंट इलास्टिसिटी इज 0, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। यानी पॉइंट ई जो है यहाँ पर अपनी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी जो है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी भी डिमांड नहीं है, एंड यहाँ पर बेसिकली अपनी जो इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली अपनी जो इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। यहाँ पर हमने में भी आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, उसके बाद देखो अब होता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व, अब ये क्या चीज़ है। ओके, तो देखो नॉन लीनियर डिमांड कर्व का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं देते, हम लोग यहाँ पर एक कर्व देते हैं, कॉन्वेक्स, मतलब ऐसे गोल टाइप में, थोड़ा सा राउंड टाइप में कर्व दे देते हैं, ठीक। कॉन्वेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ए बी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर पहली बात तो हमको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी ए बी, उसके बाद टचिंग द गिवन पॉइंट, यानी इस पॉइंट को टच करके जाएगा अपना ऑन द डिमांड कर्व एंड एक्सटेंडेड इट टू मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी। तो बेसिकली यहाँ पर भी अपना सेम फॉर्मूला ही होता है, लोअर सेगमेंट जो रहता है टेंजेंट बिलो गिवन पॉइंट, यानी इस पॉइंट से जो नीचे का जो टेंजेंट होता है और इसके ऊपर का जो टेंजेंट होता है, बेसिकली इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों को मिलाकर, मतलब लोअर को हम लोग अपर से बेसिकली लोअर कुछ को जो है अपर सेगमेंट से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग ई बी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ई बी कितना है, मान लो जैसे ई बी जो है मान लो ये 2 सेंटीमीटर का, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब टोटल 2 सेंटीमीटर का पूरा लाइन है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे टाइम पर देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 को जो है हम लोग डिवाइड कर दे 1 को जो है, यानी ई बी जो है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे ई ए के साथ में, तो ऐसे टाइम पर अपना जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, तो वहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग को निकालना है, मान लो अपना जो बेसिकली ई ए जो है, बेसिकली एक ही तो पॉइंट ही है यहाँ पर, तो निकालेंगे क्या, तो यही बोला गया है, बस नई चीज़ें यहाँ पर बोल दी गई है कि अगर मान लो अपना जो ई बी जो है बेसिकली अगर वो जो है उसकी जो इलास्टिसिटी जो है वो अगर 1 आती है तो उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक बोल देंगे। अगर वो 1 से कम आती है, यानी 1 से कम मतलब कि अगर 0 पॉइंट में आती है तो उसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक बोल देंगे, अगर 1 से ज़्यादा आ जाती है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो मतलब बस आपको इतना समझ लेना, इसको इस तरीके से आप लोग पेपर में डायग्राम में दिखा सकते हो, ठीक है। तो नॉन लीनियर में क्या होता है, हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, एक लाइन रहता है अपना, मतलब टोटली होता है क्या, देखो कि अपना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। होता क्या है कि देखो पहले एक हम लोग इस तरह से लाइन दे देते हैं, एंड देन इस लाइन को टच करते हुए एक टेंजेंट जाता है, इसको हम लोग टेंजेंट बोल देंगे, एंड इस जो पॉइंट है यहाँ से बेसिकली इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके साथ में, तो अपना आ जाता है बेसिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मिल जाती है हमको, ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब देखो दूसरा जो टॉपिक है अपना, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या कि जो अलग अलग जो फैक्टर्स है जो कि हमारे डिमांड की जो इलास्टिसिटी जो है उसको कम या ज़्यादा या फिर चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
तो उसके बारे में बताया गया, जिसको याद करने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है यूसी हैंड प्रिंट। ठीक है, बेसिकली यूसी हैंड प्रिंट आपको याद रखना है, जिसके अंदर जो आर है सिर्फ वही वाला इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सारे पॉइंट जो है वो है। ठीक है, तो टोटल 10 यहाँ पर पॉइंट है जिसको याद रखने का जो शॉर्ट कोड है वो है यूसी हैंड प्रिंट, यूसी हैंड प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है रिपीट नहीं हुई है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स का एक एक बेसिकली यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो यू से अपना आता है अर्जेंसी ऑफ नीड, उसके बाद सी से आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, फिर एच से आता है हैबिट्स, ए से आता है अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, उसके बाद एन से आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, फिर डी से आता है ड्यूरेबिलिटी, फिर पी से अपना आएगा प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर इनकम, बेसिकली ये जो आई है उसके अंदर आएगा अपना इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड एन से आएगा नंबर ऑफ यूजर्स, एंड टी से आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली ये टोटल 10 पॉइंट है अपने, जिसकी आपको याद रखना है। 2 बार रटोगे तो आपको पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके पॉइंट आपको याद रखना है यूसी हैंड प्रिंट, यूसी हैंड प्रिंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अर्जेंसी ऑफ नीड। मतलब क्या कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मतलब कोई कमोडिटी है जो अर्जेंट वाला है, ठीक है, जैसे मेडिसिन की बात कर लें, ठीक है, या फिर और कोई बात करें जिसकी नीड जो रहती है वो अर्जेंट होती है, बहुत मतलब अर्जेंट में चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तब भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि अर्जेंट में मेरे को चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को मतलब प्राइस बढ़ गई तो मैं बोलूँगा नहीं भाई डिमांड नहीं करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है तब भी मतलब डिमांड जो है वो हम लोग करते हैं, बट कितना करते हैं, क्या जितनी डिमांड प्राइस बढ़ गई हो क्या उतनी डिमांड उस हिसाब से करते हैं। भाई मान लो कोई हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं, ठीक है, मेडिसिन जो है वो मान लो पहले 10 रुपये का मिलता था, अब जो है उसकी डिमांड बढ़कर 20 रुपये हो गई है, तो क्या अब हम लोग मेडिसिन को कम खरीदेंगे या फिर कितना कर देंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली जितना प्राइस है बेसिकली उस हिसाब से हम बस थोड़ा सा हल्का सा ही चेंज करेंगे उसके अंदर, डिमांड के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई जितने का प्राइस चेंज हुआ उतने का ही हम लोग डिमांड में भी चेंज कर देंगे। ठीक है, कि पहले हम लोग को मान लो 10 गोली खरीदनी रहती थी, अब 5 खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग अपने डिमांड को। ठीक है, हो सकता है वो उतनी ही रहेगी या फिर बहुत कम चेंज हम लोग करेंगे, जितना चेंज हुआ उससे कम करेंगे। ठीक है, थोड़ी कम दवाइयाँ खरीद मतलब कम नहीं कर देंगे, उतने ही कर देंगे, या फिर थोड़ी 1-2 कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अर्जेंट जो गुड्स होते हैं यानी जो नेसेसिटी वाले जो गुड्स होते हैं वहाँ पर जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक डिमांड होती है, बेसिकली रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्या कि एक से कम वाली इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ये वाली अपनी रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। अर्जेंसी जो गुड्स होते हैं, वहीं पे जो अदर गुड्स होते हैं जो लेस अर्जेंट होते हैं, जो उतने ज़्यादा अर्जेंट नहीं होते, जैसे कि लग्जरी गुड हो गए, मान लो फ्रिज है, एसी है, तो वहाँ पर क्योंकि अर्जेंसी उतनी नहीं होती है, तो क्योंकि अगर मान लो जैसे आईफ़ोन है, आईफ़ोन की अगर प्राइस बहुत कम हो जाती है, मान लो 1-1.5 लाख का जो फ़ोन है वो 50,000 का मिलने लग जाए, तो उसकी डिमांड अचानक से बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितने का चेंज आया उसके अंदर मान लो 50% का चेंज आया, बट डिमांड जो है वो हो सकता है 100% का चेंज आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर अपनी जो डिमांड रहती है बेसिकली वो 1 से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी जो रहती है वो 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो बेसिकली वहाँ पर जो है उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट की अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर अर्जेंट प्रोडक्ट है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा, एंड अगर वो बेसिकली अर्जेंट नहीं है, थोड़ा लेस अर्जेंट है, तो वहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा वो। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यानी क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब ये होता है जो बेसिकली एक प्रोडक्ट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे कार फ्यूल हो गया ना, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड उसको बोलते हैं। तो उसी को बोला गया है कि अगर मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही वाला बोला गया है कि द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज़ यूज टू कंजक्शन विद अदर कमोडिटी, यानी एक चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, यानी 2 चीज़ों को हम लोग को खरीदना पड़ रहा है एक ही सिंगल वांट को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल बोला गया है कि अगर मान लो मोबाइल फ़ोन जो है, ठीक है, मोबाइल जो है अगर उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है, मान लो आईफ़ोन जो है या फिर कोई भी नॉर्मल फ़ोन भी जो है बहुत सस्ता हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर अपना जो सिम कार्ड जो होता है, ठीक है, अपना जो सिम कार्ड होता है उसकी जो बेसिकली प्राइस जो है बेसिकली उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा खरीदेंगे लोग, तो फिर सिम भी बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपनी जो डिमांड रहेगी क्रॉस इलास्टिसिटी जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी देखोगे तो अपनी डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में देखें कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा होता है हैबिट्स। यानी क्या कि देखो हैबिट जो अपनी हैबिट भी जो है अपनी डिमांड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये फैक्टर्स ही है कि कौन से फैक्टर्स जो है डिमांड को चेंज करते हैं।
तो हैबिट भी चेंज करता है डिमांड को, कि हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी कि जो है हैबिट जो है किसी चीज़ की वो बेसिकली इन इलास्टिक कर देता है रिलेटिवली अपने जो डिमांड रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी चीज़ की प्राइस बहुत बढ़ भी जाती है तब भी जो है हम उसकी डिमांड उतनी ही करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई ड्रगिस्ट है, ठीक है, ड्रग खाता है, ठीक है, मतलब ड्रग खाते नहीं है, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो है अगर ड्रग्स बहुत महंगा ही, वैसे तो महंगा ही रहता है और भी महंगा हो जाता है, तब भी जो है वो ड्रगिस्ट जो रहते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो उतनी ही डिमांड करेंगे या फिर थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा और कम डिमांड कर देंगे, ठीक है। बोलेंगे ज़्यादा पैसा लग रहा है तो थोड़ा कम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो चाय की बात करें, ठीक है, मान लो आपको चाय का नशा है, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो उसकी जो प्राइस है चाय की वो बहुत बढ़ जाती है, तो आप बोलोगे थोड़ा कम चाय पत्ती इस्तेमाल करेंगे, उसकी डिमांड थोड़ी कम करोगे। बट ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही कम कर दोगे या फिर जितनी प्राइस में बढ़ी है उतनी ही कम करोगे, वैसा नहीं, आप नहीं करोगे, आप थोड़ा बहुत कम करोगे, तो वहाँ पर रिलेटिवली इन इलास्टिक चेंज आएगा, ठीक है। तो वो एक से कम चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं है कि सिमिलर चेंज नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा कम उससे आएगा, ओके। तो इसको बोला जाता है हैबिट की वजह से भी मतलब बेसिकली अपना जो डिमांड है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद देखो फोर्थ जो अपना फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मतलब क्या कि बाकी अगर मान लो अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसके बदले में मार्केट में दूसरे सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, जैसे चाय और कॉफ़ी का है, या अगर चाय के बदले में मार्केट में कॉफ़ी भी अवेलेबल है, तो ऐसे टाइम पर लोग जो हो सकता है उसकी डिमांड करने की वजह से आपकी डिमांड कम हो जाए, ठीक है। उसकी प्राइस मान लो आपसे कम है तो उसकी वजह से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से भी आपकी डिमांड में चेंज आ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ़ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। यानी क्या कि जो डिमांड है वो और ज़्यादा इलास्टिक होगी, यानी उसके अंदर और उतने ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे जितने ही जो है मार्केट के अंदर उससे क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट जैसे कि अगर मान लो निरमा साबुन देख लो, अपना निरमा साबुन है, ठीक है, और व्हील है। अगर मान लो दुकान में निरमा साबुन नहीं मिलता तो आप क्या बोलते हो, भाई दूसरा साबुन दे दो, व्हील दे दो मेरे को, या फिर और दूसरा जो भी रहेगा वो दे दो मेरे को, ठीक है। तो वैसे ही कॉलगेट का भी देख लो, कॉलगेट का भी रहता है अपने, हम लोग बोलते हैं नॉर्मली हमको कॉलगेट दे दो, ठीक है, वो नहीं रहता तो हम लोग बोलते हैं दूसरा कोई होगा मैक्स फ्रेश, या फिर वो भी नहीं है तो पतंजलि का दे दो, ठीक है। तो हम लोग उसके जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं, एंड देन उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अपना डिमांड जो है उसके अंदर चेंजेस आ सकता है। तो उसके बाद देखो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया है, जैसे लेमन जूस हो गया, शुगर कैन जूस हो गया, ऐसे एग्जांपल कि जैसे मान लो गन्ने का जूस है, ठीक है, गन्ने का जूस नहीं मिल रहा था, आप बोलोगे भाई नींबू पानी पी लेते, एक काम करते, तो वैसी चीज़ है, ओके। उसके बाद नेचर ऑफ कमोडिटी। अब बेसिकली वो जो कमोडिटी है वो कैसा है वो भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो नेसेसिटी वाला गुड है तो वहाँ पर उसकी जो डिमांड होगी वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे प्राइस कितने भी बढ़ा दो, जो डिमांड होगी वो उतनी नहीं रहेगी। लेकिन वहीं पे कंफर्ट की बात करें तो अगर प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो हल्की सी बढ़ जाती है, बट अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। वहीं पे लग्जरी गुड की बात करें तो वहाँ पे उल्टा ही होता है, प्राइस बढ़ती है तो लोग और ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि भाई जितनी महंगी चीज़ होती है वो खरीदते हैं, कि भाई दुनिया की सबसे महंगी कार इसने खरीद ली है, दुनिया की सबसे महंगी घड़ी इसने खरीद ली है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होती है उल्टा उन लोग और ज़्यादा डिमांड करते हैं लग्जरी गुड्स के अंदर, ठीक है। तो डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक फूड ग्रेड्स मेडिसिन टेक्स्ट बुक इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। वहाँ पर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होता है नेसेसिटी के अंदर, जैसे अभी हमने देखा अर्जेंट वाले जो गुड्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें हम लोग कंफर्ट और लग्जरी की, तो ये जो परफ्यूम वो सब चीज़ों की, तो वहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है, यानी कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो उस वजह से मतलब प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड जो है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत कितनी भी बढ़ सकती है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डबल ही हो, ट्रिपल चौपल जितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं रहता। जैसे अभी हमने देखा था एक के अंदर एक हमने सम किया था अभी, जिसमें अपनी जो इलास्टिसिटी जो है वो 3 आ गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी 3 टाइम्स हो गई, कि अगर मान लो यहाँ पर एक चेंज आता है प्राइस के अंदर तो वहाँ पर 3 बार चेंज आ जाएगा, 3 टाइम्स चेंज आ जाएगा डिमांड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अपना जो 6th जो पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, और जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे मान लो मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क, ओके, तो मिल्क हो गया। अब देखो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं चाहे उनकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए हम एक लिमिट में ही खरीदेंगे। जैसे अगर दूध है, अगर मान लो आपको 10 रुपये लीटर मिलने लग जाए, 10 रुपये लीटर, ठीक है, 10 रुपये लीटर, 10 रुपये पर लीटर, तो ऐसे टाइम पर कितना लीटर आप खरीदो, 2 लीटर 3 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं खरीदोगे आप, ठीक है। कि क्या करोगे उससे ज़्यादा लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब अब उससे ज़्यादा नहीं खरीदोगे, आप बोलोगे बस इतना काफ़ी है अपने लिए, ठीक है, 3 लीटर खरीदा बस हो गया। बट अगर वहीं पर हम मतलब क्योंकि देखो ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं, ये ज़्यादा दिन चलते नहीं है, 2 से 3 दिन चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता चलेंगे, उसके बाद ख़राब हो जाएंगे।
तो ज़्यादा खरीदोगे तो आपका ही पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो फ्रूट्स का बात करते हैं, जैसे फ्रूट हो गए, आपने फल खरीद लिए, कोई जैसे एप्पल खरीद लिए मान लो, तो कितना खरीदोगे, 1 किलो खरीद लिए, 2 किलो खरीद लिए, उससे ज़्यादा नहीं खरीदोगे क्योंकि ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। तो बेसिकली पेरिशेबल गुड्स में ऐसा होता है कि हम डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा नहीं करते, चाहे वो कितना भी बेसिकली उसकी प्राइस कम हो जाए। वहीं पे अगर जो अपना ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, तो ये लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पर मान लो अगर स्मार्टफोन हो गया 10 रुपया, तो आप बोलोगे भाई 10 रुपये स्मार्टफोन है, आप बोलोगे 10-15 खरीद लेता हूँ फ़ोन जब इतना सस्ता है तो, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि लंबे समय तक चलेगा, तो आप क्या करोगे, सारे स्मार्टफोन को डब्बे में कस कर रख दोगे अपना अलमारी के अंदर और बोलोगे जब भाई एक फ़ोन खरीद ख़राब हो जाएगा तब दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं बेसिकली इनको ये मतलब बेसिकली ये इनकी जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। मतलब क्या कि अगर इनकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है तो इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। जैसे शर्ट का देख लो, अगर मान लो शर्ट बहुत सस्ते मिलने लग जाए तो क्या बताओ, आप एक ही 2 शर्ट कर दो, आप बहुत सारे शर्ट खरीदने लग जाओगे, ठीक है। बोलोगे भाई सब खरीद के रख लेता हूँ ताकि बाद में पहन लूँगा, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स का यही बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो उसकी वो रिलेटिवली इलास्टिक होगा, और वो कोई अगर जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है यानी ड्यूरेबल नहीं है तो वो जो रहेगा वो इनइलास्टिक होगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखो 7 जो पॉइंट है वो है पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें आप कितना पोर्शन जो है अपने एक्सपेंडिचर खर्चे के लिए, मतलब टोटल जो इनकम है उसमें आप कितना पोर्शन जो है अपने एक्सपेंडिचर को दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कितनी होगी, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक होगी या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी या फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताया गया अगर आपकी जो पोर्शन है वो छोटा होता है, ठीक है, जैसे मान लो आप टोटल 10,000 कमाते हो, जिसमें से आप सिर्फ खर्चा करने के लिए 2 ही हज़ार रखते हो, बाकी के जो खर्चे हैं वो इधर उधर होते हैं। मान लो कुछ सेविंग के लिए आपने रखा है, कुछ लोन भरने के लिए आपने रखा है, कुछ आपके घर में एजुकेशन, वो सारी चीज़ों के लिए आप खर्चे करते हो, ठीक है। तो आपका मेन जो खर्चा करने के लिए जो पैसा बचता है वो सिर्फ 2,000 रुपये ही है, ठीक है। तो 2,000 का ही आपका एक्सपेंडिचर का खर्चा है, पोर्शन ही इतना ही है, छोटा सा ही है। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है जो बहुत सस्ता हो जाता है, ठीक है, कोई जैसे मान लो ईयरफोन है, ठीक है, ईयरबड्स से मान लो, ठीक है, ईयरबड्स जो होते हैं अपने कान में लगाने के लिए, तो वो अगर मान लो बहुत सस्ते हो जाते हैं, मान लो कोई ईयरबड है जो मतलब बेसिकली 2,000 की कोई ईयरबड्स थे जो कि सस्ते होकर 1,000 के हो गए हैं, तो क्या बताओ ऐसे टाइम पर आप जो है वो दो, मतलब क्योंकि अब आपको वहाँ पर आधा प्राइस हो चुका है, तो क्या बताओ आप 2 ईयरबड्स खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि आपका पोर्शन बहुत छोटा है। आप क्या बोलोगे, एक काम करता हूँ एक खरीद लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पर आप 2 नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो यही बोला गया है, वहाँ पर इन इलास्टिक बन जाता है। वहीं पे अगर मान लो आपका जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर के अंदर, मतलब जो इनकम के अंदर जो एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे टाइम पर आप 2-3 खरीद सकते हो। बोलोगे मेरे भाई बहन के लिए भी खरीद लेता हूँ, एक टाइम काम करता हूँ कि वो बहुत सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक बन जाता है कि थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर चेंज होगा तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो 8वां जो पॉइंट है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, बेसिकली जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई हाई इनकम वाला पर्सन है, ठीक है, जैसे अंबानी हो गए, ठीक है, तो अब उनके लिए जो है बेसिकली अगर मान लो जैसे चाय की टी जो है, ठीक है, उसकी प्राइस बहुत बढ़ भी जाती है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको, ठीक है, तब भी उतनी ही डिमांड करेंगे, उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर इन इलास्टिक हो जाती है बेसिकली डिमांड, कि चाहे कितनी भी आप प्राइस ऊपर नीचे करो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सस्ती भी हो जाएगी तब भी उतनी ही खरीदेंगे उन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया, डिमांड फॉर अ गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, बहुत कमाते हैं तो ऐसे टाइम पर इन इलास्टिक हो जाता है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज़ रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्राइस, यानी क्या कि नॉर्मली जो है अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस जो है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है। जैसे कोई गरीब आदमी है तो फ़ोन मान लो स्मार्टफोन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी नहीं खरीदने वाला था और वैसे भी नहीं, उसकी डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, चाहे वो मान लो पहले भी एक ही खरीदता था तो अभी भी वो एक ही खरीदेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली चाहे मतलब बेसिकली जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जैसे अगर हम लोग राशन की बात करें, ग्रेन्स की, ठीक है, तो चावल की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं जो बेसिकली एकदम ही स्लम में भी उससे भी नीचे जो रहते हैं, तो वहाँ पर देखो एक्सट्रीमली जो पुअर होते हैं वहाँ पर चाहे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा भी नीचे हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तभी वो उतनी ही चीज़ खरीदेंगे। एंड अगर अमीरों की बात करें जो बहुत अमीर होते हैं, चाहे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी बढ़ जाए वो लोग तब भी उतना ही क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं है भाई कितना पैसा लगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर इलास्टिसिटी इन इलास्टिक हो जाती है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिमांड उतनी की उतनी रहती है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ यूजेस बोला गया है कि सिंगल यूज गुड हैव अ लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मल्टी यूज गुड्स हैव
मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या, लेस इलास्टिसिटी मतलब कि वो इन इलास्टिक होता है, ठीक है। जो मतलब बेसिकली कोई ये प्रोडक्ट है जो कि एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। मतलब जैसे अगर बात करें हम लोग सरफ़ की बात करें, ठीक है, तो जो सरफ़ होता है, जो अपना कपड़ा धोने के लिए जो होता है सरफ़, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि सिर्फ कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। बट वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी को देख लो, इलेक्ट्रिसिटी अगर कल को महंगा हो जाए तो बताओ क्या उसकी हम लोग डिमांड मतलब कम करेंगे, मतलब थोड़ी बहुत ही कम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कल को इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो जाए तो उसको हम लोग और ज़्यादा उसकी डिमांड करने लगेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फिर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो मल्टीपर्पस, जो मल्टी यूजेस वाले जो गुड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोल बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी बोला गया, तो इनकी जो इलास्टिसिटी जो डिमांड की होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली कि 1 से ज़्यादा होती है ऐसे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि टाइम पीरियड। अब बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। इट वैरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड। जनरली speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because a consumer can change the consumption habit in the long run in favor of a cheaper substitute of the commodities, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली टाइम पीरियड का मतलब होता है बेसिकली ये कि अपना जो प्रोडक्ट है अलग अलग टाइम के अंदर, जैसे अगर मान लो आज आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो फ्यूचर में हो सकते है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है। अगर मान लो जैसे अब कोरोना में ही देख लो, अपना जो हैंड वॉश करने के लिए जो आता था ना, क्या बोलते थे उसको, अपना हैंड वॉश, क्या मैं नाम भी भूल गया, सैनिटाइजेशन, हाँ। तो मतलब सैनिटाइज करने के लिए जो बॉटल्स होती थी उनकी जो डिमांड थी पहले पहले भी वो था, वो जो प्रोडक्ट था वो पहले भी था। बट जैसे ही कोरोना आ गया, वो जो टाइम आया, वो जो टाइम पीरियड आया, उसके बाद से उसकी जो डिमांड है अचानक से बहुत बढ़ गई। हर एक घर घर में आपको दिख जाएगा सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है, बेसिकली सैनिटाइज़र, ठीक है। तो हर एक घर घर में, चाहे जो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके घर के अंदर सैनिटाइज़र उस टाइम पर था। वैसे ही मास्क को भी देख लो, उसकी भी डिमांड बढ़ गई थी। तो बेसिकली टाइम पीरियड यही बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो सकता है किसी चीज़ की अचानक से जो डिमांड है वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो टाइम भी डिपेंड करता है कि उसकी वजह से भी किसी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ या घट सकती है, ठीक है। तो यही फैक्टर्स थे जो कि हमारे जो बेसिकली जो डिमांड है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कोड याद रखना, यूसी हैंड प्रिंट, ठीक है, यूसी हैंड प्रिंट, यूसी हैंड प्रिंट, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो और लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्यों हमें इलास्टिसिटी को जानने की ज़रूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही बताया गया है कि द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, फार्मर, वर्कर एंड गवर्नमेंट। इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड किन्स जो थे, यानी मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन में, कि जो किन्स जो है बेसिकली उन्होंने भी एक स्कूल ऑफ थॉट दिया था। तो बेसिकली ये जो किन्स थे इन्होंने बताया था, कंसीडर दिस कंसेप्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। मतलब जो किन्स थे उन्होंने बोला कि जो अल्फ्रेड मार्शल ने अभी तक जितने भी मतलब कंट्रीब्यूशन दिए इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था वो यही था, इस कंसेप्ट को देकर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट को देकर। क्योंकि इसके वजह से हमें पता चल रहा था कि हाँ भाई कितनी डिमांड हमारी बढ़ेगी, कितनी डिमांड घटेगी, ठीक है। तो सिंस सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारा ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो शॉर्ट कोड इसका सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट गैप फॉर प्रूफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट गैप फॉर प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गैप जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बेसिकली इसको याद रखने के लिए मेन अपने जो पॉइंट है वो ये 4 ही बस है। अपना जी से अपना आता है गवर्नमेंट, पी से आता है प्रोड्यूसर, एफ से आते हैं फार्मर, फैक्टर प्राइसिंग, एंड पी से आता है अपना बेसिकली एफ से एक और है फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद पी से आता है अपना पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है। तो एफ से 2 है अपना फैक्टर प्राइसिंग एंड देन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये 5 टोटल पॉइंट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है पॉइंट को, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गैप फॉर प्रूफ, गैप फॉर प्रूफ, या फिर इंपॉर्टेंट गैप फॉर प्रूफ, ठीक है। प्रूफ के लिए जो इंपॉर्टेंट गैप है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट गैप फॉर प्रूफ, ओके। तो इसको याद रख लेना शॉर्ट कोड को। तो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलास्टिसिटी और डिमांड। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी मान लो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, मतलब क्या कि वो एक से कम है, कि अगर मान लो उसकी प्राइस को हम लोग बहुत बढ़ा भी देते तब भी उसकी डिमांड जो है ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत ही उसके अंदर कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देती है, यानी उसकी प्राइस को थोड़ी सी बढ़ा देती है। मान लो 100 रुपये की चीज़ है तो उसके ऊपर टैक्स मान लो 28% लग गया, तो 128 रुपये की चीज़ हो जाती है वो, ठीक है। तो क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगेगा, गवर्नमेंट को
रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। एंड ऐसे टाइम पर क्योंकि डिमांड पे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत का ही फ़र्क पड़ेगा रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि डिमांड है तो हल्का फुल्का का फ़र्क पड़ेगा डिमांड का। तो वहाँ पर डिमांड भी कम ज़्यादा नहीं होगी एंड बेसिकली अपने को जो गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो टैक्सेशन पॉलिसी रहती है वो बनाने में मदद मिलती है इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बेसिकली मतलब परफेक्टली इलास्टिक है तब तो वहाँ पर मज़ा ही मज़े, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाता है टैक्स लेने में वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दूसरा जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोड्यूसर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो यहाँ पर बताया कि एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल इट। फॉर दिस पर्पज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम इम्पॉर्टेंस। इफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसको प्राइस को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। उसको पता चलता है कि अगर मान लो उसने इतनी प्राइस रख दी तो उस हिसाब से उसकी इतनी डिमांड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो उसकी जो डिमांड है अगर वो इन इलास्टिक है, ठीक है, मतलब क्या कि कितने भी प्राइस को ऊपर नीचे कर दे उसकी डिमांड बहुत हल्की सी ही ऊपर थोड़े चेंजेस आएंगे, तो ऐसे टाइम पर वो प्राइस को थोड़ा और बढ़ा देगा ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए एंड उसकी डिमांड में भी ज़्यादा हल्का फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत का ही फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पर उसको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो ही विल फिक्स अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, मान लो कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब जितना प्राइस को चेंज कम करेंगे उससे ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर प्राइस को कम कर देगा अपना, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर के लिए भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। फिर इंपॉर्टेंट टू फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखो द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब बेसिकली अपने वही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो है उनकी प्राइसिंग को भी डिटरमाइन करने में मदद करता है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक कैन कमांड एट अ हायर प्राइस एज कम्पेयर टू द दोज हु हैविंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, worker can ask for higher wages if the demand for the product produced by them is relatively inelastic। मतलब क्या कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है तो ऐसे टाइम पर वर्कर बोल सकते हैं भाई कि हमारी थोड़ी सी मतलब सैलरी आप बढ़ा दो। अब सैलरी बढ़ने का मतलब क्या, प्रोडक्ट की हल्की सी प्राइस भी बढ़ जाएगी बट उससे क्योंकि फ़र्क कोई पड़ने वाला नहीं है, डिमांड उतनी ही रहने वाली है, तो ऐसे टाइम पर वर्कर को भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर प्राइसिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उनको भी मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो है उनको जो बेसिकली जो उनके रिवॉर्ड मिलते हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अदर जो फैक्टर्स है, लैंड को रेंट भी हम ज़्यादा मांग सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट भी ज़्यादा मांग सकता है, उसको भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस प्राइस की वजह से, क्यों रिलेटिवली इन इलास्टिक है। वैसे उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक कैन राइज देयर प्राइसेस। मतलब क्या, वही वाली चीज़ कि अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, ठीक है, मतलब मान लो फॉरेन कोई गुड है जिसकी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, जैसे आईफोन है, ठीक है, प्राइस ज़्यादा भी फ़र्क पड़ गया तो कोई ज़्यादा डिमांड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग मतलब जो खरीदने वाले लोग हैं वो खरीद ही लेंगे उसको, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे टाइम पर अगर हम एक्सपोर्ट करवा कर मंगवा रहे तो ऐसे टाइम पर चाहे तो हम उस प्रोडक्ट की प्राइस को हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट होगा ही, साथ में जो है बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है कि हम जो फॉरेन चीज़ें मंगवा रहे उसको हम तो हल्का सा प्राइस बढ़ा भी सकता है, उसका उल्टा भी हो सकता है कि प्राइस कम भी करना पड़ सकता है, ठीक है। लास्ट में पब्लिक यूटिलिटीज़ है। पब्लिक यूटिलिटीज़ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर भी वही चीज़ हो जाती है कि डिमांड अगर इन इलास्टिक होती है तो हम लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्राइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ में भी यही चीज़ें आ जाती है। एंड में भी आपको ये सारे अपने जो इंपॉर्टेंट्स है वो समझ आ गए होंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं ताकि आपको देख लेते हैं कि आपको अब जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी है वो याद है कि नहीं याद है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताते जाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसे 1 लिख कर मतलब कमेंट सेक्शन में से लिख सकते हो कि 1 और उसका आंसर जो है वो ए है या बी है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट वाई एक्सिस इज, यानी क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड की जो लीनियर अपना जो होता है यानी स्ट्रेट लाइन वाला जो होता है वहाँ पर वो कितनी होती है, ठीक है, प्राइस जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है। तो लीनियर जो होता है एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे कितनी होती है, ठीक है, तो आपको पता है कितनी होती है, बेसिकली 0 होती है या
1 होती है या फिर इन्फिनाइट होती है या फिर लेस होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बी पॉइंट है, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है, तो बी पॉइंट होता है। तो बी की कितनी इलास्टिसिटी है वो आपको बतानी है, सिंपली कहना का मतलब यही है। ओके, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे क्या होगी, इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, तो वो आपको बताना है। ओके, तो उसके बाद डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ, यानी क्या कि अपना जो डिमांड कर्व है वो बेसिकली अपना जो डिमांड कर्व है, मतलब बेसिकली डिमांड कर्व क्या है, ये वाला जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल बन जाता है एक्स एक्सिस में। मतलब क्या, बिल्कुल ऐसा बन जाता है कि अपना ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और अपना डिमांड कर्व भी ऐसा ही बन जाता है। ये कौन से सिचुएशन में बनता है, क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में बनता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में बनता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में, या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन चारों में से कौन से सिचुएशन में अपना जो डिमांड कर्व जो है ऐसे स्ट्रेट बन जाता है, ठीक है, ऐसे पैरेलल बन जाता है, तो आपको बताना है। उसके बाद व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड कर्व इज, यानी क्या कि अपना जो परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज है वो ज़्यादा है एंड मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस से ज़्यादा जो चेंज है वो डिमांड के अंदर आ रहा है। मतलब प्राइस हल्की से चेंज हो गई और डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैटर बोलेंगे, स्टीपर बोलेंगे, रेक्टेंगल या हॉरिजॉन्टल में भी मैंने आपको ये वाला नहीं बताया था। इसका आंसर जो है मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो बताओ, अगर नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपको पिन करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, ये कौन से केस में होता है, ये क्या लग्जरी आइटम्स में होता है, नॉर्मल गुड्स में होता है, नेसेसिटीज़ में होता है, ये कंफर्ट में होता है। ये कौन से गुड्स होते हैं जिसमें आपकी जो इलास्टिसिटी जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। सोचो, नहीं आपको आएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको आता होगा तो आप बता देना, नहीं आता होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा खुद ही से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आ जाएगा चैनल के ऊपर, यानी अपना जो 4th चैप्टर है अब वो चालू करेंगे हम लोग, जो कि अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो वो वाला लेक्चर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी जो आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हो। और बेसिकली इसका जो पीडीएफ जो है इस लेक्चर का वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए पीडीएफ को। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर भी आ गया हो, तो यहाँ से जाकर आप देख भी सकते हो नेक्स्ट लेक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी, यहाँ से जाकर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।